हाय, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आइए आज हम थिंक एंड ट्रेड लाइक चैंपियन के पार्ट 1 का सेक्शन 5 सुने। चक्रवृद्धि की दर से धन को बढ़ाएं, न कि गलतियों को। आप ऐसी चीजें खरीदने जा रहे हैं जो शून्य तक जाती है और ऐसी चीजें बेचने जा रहे हैं जो अनंत तक जाती है। पॉल ट्यूडर जोन्स। जब लेखक ने 3 दशक से अधिक समय पहले ट्रेड करना शुरू किया था तो उनका लक्ष्य कम से कम समय में सबसे बड़ा रिटर्न कमाना था ताकि वे सुपर परफॉर्मेंस हासिल कर सकें। ऐसा करने के लिए उन्हें यह सीखने की जरूरत थी कि वे अपने पैसे को वास्तव में कैसे संयोजित करें। लेकिन शुरुआत में उन्होंने सामान्य नौसिखिया गलतियां की। उन्होंने पूंजी जोड़ने की बजाय गलतियां जोड़ दी। उन्होंने वही किया जो कई निवेशक करते हैं, सबसे घातक गलती करते हुए। जब उनके पास मौजूद स्टॉक की कीमत में गिरावट आई तो अपना नुकसान कम करने के बजाय उन्होंने और भी अधिक खरीद लिया। तर्क यह था कि औसत कम करके वे अपनी लागत को कम कर सकते हैं ताकि यह जब अंततः वापस आए तो वे अपनी लाल शाही को पहले स्थान पर खोने की तुलना में और भी तेजी से वापस पा सकते हैं। निवेश में यह सोच आम है। यदि आपको $20 प्रति शेयर पर स्टॉक पसंद आया तो आपको यह $15 पर पसंद आएगा। लेकिन ठीक इसी तरह से खाते उड़ा दिए जाते हैं और निवेशक दिवालिया हो जाते हैं क्योंकि आप पैसा जोड़ने के बजाय गलती बढ़ा रहे हैं। जब कोई स्थिति आपके विरुद्ध जाती है और आप नुकसान में होते हैं, विशेष रूप से खरीदने के तुरंत बाद, तो यह सरल है। आपने गलती की है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने चयन मानदंड में कोई तत्व खो रहे हों या आपका समय खराब हो सकता है। जब आप इन परिस्थितियों में अधिक खरीदते हैं तो खोने वाली स्थिति पर औसत नीचे जाने का आपका प्रयास वास्तव में बुरे के बाद अच्छा पैसा फेंकना है। जैसा कि वे कहते हैं, दुर्भाग्य से यह हर समय होता है और यह ट्रेड में किसी भी अन्य अभ्यास की तुलना में अधिक खातों को मिटा देता है। कई निवेशक जानते हैं कि अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने घाटे में कटौती करनी चाहिए। फिर भी वे खुद को समझाते हैं कि उन्हें वहीं रुकना चाहिए। लेकिन यह एक तेजी का मार्केट है और हर बार जब वे अपना घाटा घटाते हैं तो स्टॉक पलट जाता है और ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर बेचने के बजाय वे और भी अधिक खरीदें तो स्टॉक फिर से बढ़ने पर वे वास्तव में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एक बार फिर डर बेचने का है और फिर स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा और इस तरह एक बड़ा विनर खो जाएगा। जब ऐसा होता है तो अहंकार हावी हो जाता है। आप सही होना चाहते हैं और आप विश्वास करना चाहते हैं कि आप अंततः सही होंगे। इसलिए आप स्वयं को समझाएं कि नियम तोड़ना ठीक है। आप अपने मन में 4 बेहद खतरनाक शब्द सोचें, सिर्फ इस एक बार। फिसलन भरी ढलान में आपका स्वागत है। जब आप अपने आप से कहते हैं, मैं अपना नियम केवल एक बार तोड़ने जा रहा हूं, तो आप अनुशासन खोने का द्वार खोल देते हैं, क्योंकि यह कभी भी केवल एक बार नहीं होता है। यह एक शराबी के यह कहने जैसा है कि सिर्फ एक ड्रिंक या एक नशेड़ी का यह कहना कि सिर्फ एक शॉट हीरोइन। कभी कभी यह काम करेगा, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बुरी आदतों के लिए पुरस्कृत किया जाना उन्हें और मजबूत करता है। आपके पास जो स्टॉक है वह 5, 10, फिर 20% तक गिरता है, लेकिन अपने स्टॉप लॉस का पालन करने के बजाय आप खुद को होल्ड करने के लिए मना लेते हैं या इससे भी बदतर अधिक खरीदने के लिए। स्टॉक में बदलाव आता है, खोई जमीन फिर से हासिल हो जाती है और 20% ऊपर चला जाता है। आप अपने आप से कहें कि आप एक ट्रेडिंग जीनियस हैं। निश्चित रूप से आपने 20% लाभ के लिए 20% रिस्क लिया, यह मानते हुए कि आप उस स्तर के आसपास भी बेचने जा रहे थे। यदि आप इस प्रकार के ट्रेड कर रहे हैं तो लेखक को डर है कि आप बहुत बुरी स्थिति में हैं। खतरा यह है कि आपका स्टॉक वास्तविक संकट की ओर जा सकता है। तब आपका अनुमान 30, 40, 50% या उससे भी अधिक हो जाएगा। संभावना है यदि आपने एक स्टॉक के साथ ऐसा किया है तो संभवतः आपने इसे दूसरों के साथ भी किया होगा। शेयर मार्केट में जब बुरी आदतों को इनाम मिलता है तो यह बर्बादी की ओर ले जाता है।
यदि सिर्फ यह एक बार काम करता है तो स्वर्ग आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप खुद को आश्वस्त करेंगे कि अंत साधन को उचित ठहराता है और आपको इसे फिर से करना चाहिए। तो फिर मेरे दोस्त, तुम बर्बाद हो गए। सभी परिणाम एक जैसे नहीं बनाए गए हैं। इस बिंदु को स्पष्ट करने का सबसे आसान और तेज तरीका लेखक को पता है। दो लोग सड़क पार करने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति दोनों ओर बहुत ध्यान से देखता है, भागता है और एक कार से टकरा जाता है। दूसरा व्यक्ति अपनी आंखों को ढक लेता है और आंख मूंदकर सीधे भारी ट्रैफिक में भाग जाता है, लेकिन सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंच जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने सड़क को सुरक्षित रूप से पार किया उसने स्मार्ट काम किया? यदि यह परिदृश्य 100 बार दोहराया जाए तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि दूसरी तरफ जाने में सफलता की दर कितनी अधिक होगी? परिणाम साधन को उचित नहीं ठहराता। आपके पास कितनी बार सिर्फ यह एक बार क्षण था? आप जानते हैं कि लेखक किस बारे में बात कर रहे हैं। आप घाटे में चल रहे हैं, यह आपके पड़ाव तक पहुंच गया है। आप जानते हैं कि आपको बेचना चाहिए, लेकिन आप वास्तव में कंपनी को पसंद करते हैं और आपको यकीन है कि स्टॉक बदल जाएगा। तो सिर्फ एक बार आप अपने आप से कहते हैं, आप थोड़ी देर और रुकेंगे और नियमों को बढ़ाएंगे, भले ही आप जानते हो कि आपको बाहर निकल जाना चाहिए। तो तुम पकड़े रहो। अब अपने आप से पूछें, क्या आप इन सिर्फ एक बार क्षणों से अमीर बन गए हैं? सिर्फ यह एक बार आपके नियमों का उल्लंघन करता है और आपके अनुशासन को कमजोर करता है। यह एक आहार शुरू करने जैसा है, लेकिन 3 दिनों बाद आप सिर्फ एक बार धोखा लेने का फैसला करते हैं और दोपहर के भोजन पर मिठाई का ऑर्डर देते हैं। बहुत जल्दी आप अतिरिक्त कैलोरी जमा कर लेते हैं और अगली सुबह स्केल गलत दिशा में चला जाता है। अपने स्वयं के नियमों को नुकसान पहुंचाए बिना ट्रेड करना काफी चुनौतीपूर्ण है। अनुशासित रहने का मतलब है कि आपको खुद को बचाने के लिए कई छोटे नुकसान उठाने होंगे, जिससे आपको ऐसा महसूस होगा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, जबकि आप वास्तव में एक बड़ी लहर को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ यह एक बार आपको एक फिसलन भरी ढलान पर ले जाएगा, जो एक ट्रेड एक बार के साथ समाप्त नहीं होगा। आपको अंततः एक नियम तोड़ने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा और फिर आप झुकेंगे और अधिक नियम तोड़ेंगे, जब तक कि आप उस व्यक्ति की तरह न हो जाएं जो राजमार्ग पर अपनी आंखें बंद करके और कान ढंक कर दौड़ता है। आप केवल एक ट्रेड नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए शून्य में न सोचें, बड़ी तस्वीर के बारे में सोचें। लेखक का प्रदर्शन औसत दर्जे से उत्कृष्ट हो गया जब उन्होंने अपना मन बना लिया और एक बार और हमेशा के लिए यह निर्णय लिया कि उन्हें फिर कभी सिर्फ यह एक बार वाला क्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने आप से कहा, बस अब और नहीं, बहुत हो गया, अब कोई नियम नहीं तोड़ेगा। यह भुगतान नहीं करता है। जीने के लिए मजबूत शब्द। पॉल ट्यूडर जोन्स यकीनन सर्वकालीन महान मनी मैनेजरों में से एक है। लेखक के मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। कई साल पहले उन्होंने उनकी एक तस्वीर देखी थी जिसमें उनके ट्रेडिंग डेस्क पर लिखा था, हारने वाले, औसत हारने वाले। उन 3 शब्दों में अत्यधिक प्रभावशाली ज्ञान समाहित है। केवल हारने वाले ही स्थान खोने का औसत रखते हैं। उस संदेश ने लेखक को कुछ कारणों से प्रभावित किया। सबसे पहले, यह एक बड़ा कथन है कि यदि आप औसत से नीचे चले गए तो आप हारे हुए होंगे। लेकिन अगर जोन्स यह बयान देते हैं तो यह शायद ध्यान देने लायक है। दूसरा, यदि सभी समय के पहले महान ट्रेडर्स में से एक को अपनी दीवार पर बड़े अक्षरों में उन शब्दों के साथ एक संकेत पोस्ट करने की आवश्यकता होती है, तो यह इस बात का सबूत है कि औसत नीचे करना कितना आकर्षक है और अपने आप को यह याद दिलाना कितना महत्वपूर्ण है कि ऐसा न करें। आप प्रलोभन को जानते हैं। जो स्टॉक आपको $25 में पसंद आया था वह अब $20 है, इसलिए आपकी प्रवृत्ति इसे पसंद करने की है और इससे भी अधिक क्या बढ़िया सौदा है। हालांकि ऐसी सोच यह स्वीकार करने से बचने का एक भ्रम मात्र है कि स्टॉक गलत दिशा में जा रहा है। अपने अहंकार पर काबू पाएं और तब बाहर निकलें
जब आपका नुकसान छोटा हो, इससे पहले कि यह गंभीर नुकसान में बदल जाए। यह सच है, केवल हारने वाले ही औसत रूप से हारते हैं। 50-80 नियम। धन संचयन के लिए, न कि अपने नुकसान के लिए, आपको एक घातक संभावना से अवगत होने की आवश्यकता है, जिसे लेखक 50-80 नियम कहते हैं। यहाँ यह है। एक बार एक मार्केट लीडर एक प्रमुख शीर्ष पर आ जाता है, तो 50% संभावना है कि इसमें 80% की गिरावट आएगी, और 80% संभावना है कि इसमें 50% की गिरावट आएगी। एक पल के लिए इन संभावनाओं के बारे में सोचें। किसी शेयर के तेजी से ऊपर जाने के बाद अंततः शीर्ष पर पहुंचने पर इसमें लगभग निश्चित रूप से 50% की गिरावट आएगी, और यह एक सिक्के की उछाल है कि क्या वह गिरावट 80% तक रहेगी। एक बार जब बड़े मार्केट लीडर शीर्ष पर आ जाते हैं, तो उन्हें औसतन 70% से अधिक की गिरावट का अनुभव होता है। लेखक यहाँ समय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह कहानी आपके रडार पर आने वाले पहले नुकसान पर ध्यान देने के बारे में एक सतर्क कहानी है। प्रत्येक बड़ी गिरावट एक छोटी सी गिरावट के रूप में शुरू होती है। यदि आपके पास अच्छे ट्रेडिंग नियमों पर ध्यान देने का अनुशासन है, तो आप अपने घाटे को सीमित रखेंगे, जबकि वे छोटे हैं, और आप अच्छे पैसे को खराब के बाद नहीं फेंकेंगे। लेकिन यदि आप उन सभी कारणों को तर्कसंगत मानते हैं कि क्यों आपके स्टॉप को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, या आपको पहली बार में स्टॉप का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, तो जब स्टॉक गिरता रहेगा तो नुकसान कहीं अधिक होगा। और यदि आप उस गिरावट के माध्यम से औसत नीचे जाते हैं, सोचते हैं इस स्टॉक को बस किसी बिंदु पर घूमना है, तो अनकंट्रोल नुकसान आपको मनोवैज्ञानिक रूप से तबाह कर देगा और अंततः आपके ट्रेडिंग खाते को नष्ट कर देगा। तेजी से गिरते स्टॉक को पकड़कर रखना, या इससे भी बदतर कीमत कम होने पर अधिक खरीदना, आपको 1-2 बार या कई बार पैसा दिला सकता है, लेकिन कुछ बिंदु है आपके स्टॉक गिरते रहेंगे। आपको केवल अपनी मूल स्थिति का ही नुकसान नहीं होगा, आपको अपने खरीदे गए अतिरिक्त शेयरों का भी नुकसान होगा। इस बिंदु पर आप वास्तव में खुद को समझाकर अपनी गलतियों को बढ़ा सकते हैं। यह सबसे नीचे होना चाहिए, इसलिए आप और भी अधिक खरीदेंगे। कुछ निवेशक गलतियां स्वीकार करने के मामले में इतने अहंकारी होते हैं कि वे कई बार गलती स्वीकार करने में असफल हो जाते हैं। शौकिया ट्रेडर सही होने का प्रयास करते हैं, पेशेवर पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। वह व्यक्ति जो गिरते हुए स्टॉक पर डबल डाउन करता है, वह उस पोकर खिलाड़ी के समान है जो ड्यूस की एक जोड़ी खेलने के लिए उठान लेता है। मजबूत दांव लगाने वाले किसी अन्य खिलाड़ी को हराने की उम्मीद में 2-2 के साथ मजबूती से टिके रहना एक रैंक शौकिया कदम है। पेशेवर प्रतिशत खेलते हैं, वे सुसंगत हैं और वे बड़ी त्रुटियों से बचते हैं। सबसे बढ़कर वे कम संभावना वाले खेलों में पैसा रिस्क में डालने से बचते हैं। जब हालात उनके पक्ष में होते हैं तो वे दांव लगाते हैं, और जब हालात उनके पक्ष में नहीं होते तो दांव लगा देते हैं। वे सोमवार की सुबह क्वार्टरबैक नहीं है जो हाथ खत्म होने के बाद डीलर से अगला कार्ड देखने के लिए कहते हैं, ताकि वे पता लगा सकें कि यदि वे कार्ड रखते तो क्या वे विजेता होते। पेशेवर लगातार बने रहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि समय के साथ संभावनाएं सही ढंग से वितरित हो जाएंगी, और यदि वे कम प्रतिशत वाले हाथों से खेलते हैं तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। टूटे हुए लीडर्स को खरीदना किसी समय आपके काम आ सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप गलतियां कर रहे हैं, पैसा नहीं, और अंततः यह व्यवहार आपको बुरी तरह प्रभावित करेगा और अंततः शानदार प्रदर्शन के लिए आपके पास मौजूद सभी अवसरों को नष्ट कर देगा। यह एक गारंटी है। सस्ता जाल। अपने पसंदीदा डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने पर कोई चीज आपका ध्यान खींचती है। एक स्वेटर, एक जैकेट, एक जोड़ी जूते। गुणवत्ता शानदार है, फिट एकदम सही है, और इस पर एक डिजाइनर लेबल है। फिर आप मूल्य टैग को देखें, आउच, आपके बजट से कहीं ज्यादा, लेकिन आप अनुभव से जानते हैं कि इस स्टोर में बिक्री अच्छी होती है, इसलिए आप बस प्रतीक्षा करें। निश्चित रूप से कुछ सप्ताह बाद स्टोर एक बड़ी बिक्री का विज्ञापन करता है और आपको 20% की अतिरिक्त छूट की
एक वफादार ग्राहक छूट प्राप्त होती है। सेल के पहले दिन आपको वह आइटम मिल जाता है जो आपको बहुत पसंद है। केवल इस बार उस पर 30, 40 या 50% की छूट है। आप बहुत कम कीमत पर एक खुश खरीदार हैं। हालांकि डिपार्टमेंटल स्टोर में जो काम करता है वह शेयर बाजार पर लागू नहीं होता है। जब आप शेयरों में निवेश करते हैं तो कुछ ऐसा जो अचानक सस्ता हो जाता है, यह आवश्यक रूप से एक सौदा नहीं है। लेकिन यदि आप केवल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि यह सस्ता है, तो यह आपको स्टॉक में फंसा सकता है। वास्तविक खोज होने के बजाय एक सस्ते स्टॉक में अच्छे कारण से गिरावट आ सकती है। यदि आप उस स्टॉक को यह विश्वास करते हुए खरीदते हैं कि आपको एक बढ़िया सौदा मिल गया है, खासकर यदि आपको कंपनी और उसकी कहानी से प्यार हो गया है, तो स्टॉक में गिरावट जारी रहने पर आपको बड़े नुकसान का सामना करने की संभावना है। जब आप कोई स्टॉक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वह सस्ता है, तो यदि वह आपके विपरीत चलता है तो उसे बेचना मुश्किल होता है, क्योंकि तब यह और भी सस्ता होता है। यही कारण है कि आपने इसे सबसे पहले खरीदा था। यह जितना सस्ता होता जाता है, यह सस्ता है के तर्क के आधार पर यह उतना ही अधिक आकर्षक हो जाता है। समस्या धारणा की हो सकती है। सस्ते स्टॉक के आकर्षण का विरोध करना कठिन है, खासकर जब यह एक बड़ा नाम हो या अतीत में हाई फ्लायर रहा हो। आप अपने आप से कहें, किसी भी तरह से वह उच्च गुणवत्ता वाली कंपनी बिजनेस से बाहर नहीं जा रही है, इसलिए किसी कंपनी को अपने स्टॉक मूल्य में बड़ी गिरावट का सामना करने के लिए बिजनेस से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह नीचे जा सकता है और नीचे ही रह सकता है, और आपकी स्थिति वर्षों तक और कुछ मामलों में दशकों तक पानी के नीचे बनी रहती है। 33 से अधिक वर्षों के ट्रेड में लेखक आपको नहीं बता सकते कि उन्होंने कितने शेयरों को गिरते हुए देखा है और फिर वापस कभी नहीं आए। यहाँ तक कि पेशेवर मूल्य वाले प्लेयर्स को भी निम्न स्तर चुनने में कठिनाई होती है। कुछ सर्वोत्तम मूल्य प्रबंधकों को 2008 में भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने गिरावट के समय सस्ते स्टॉक खरीदे, सिवाय इसके कि स्टॉक गिरते रहे और भी सस्ते हो गए। केवल मूल्यांकन के आधार पर यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि कई स्टॉक वास्तव में निचले स्तर पर हैं या नहीं। जब कोई स्टॉक मार्केट लीडर शीर्ष पर होता है तो गिरावट की अवधि के बाद स्टॉक सस्ता लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में महंगा होता है। इसका कारण यह है कि स्टॉक भविष्य में छूट देते हैं। ज्यादातर मामलों में गिरते हुए स्टॉक जो सस्ते दिखाई देते हैं, कीमत में भारी गिरावट के बाद भी बहुत महंगे साबित होते हैं। आमतौर पर स्टॉक में बड़ी गिरावट आने के बाद मूल्य से आय यानी P/E अनुपात बढ़ जाता है, क्योंकि नकारात्मक आय तुलना या इससे भी बदतर घाटा बैलेंस शीट पर दिखाई देने लगता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तेजी से गिरावट का आभास हो रहा है। लेखक ने ऐसा अनगिनत बार होते देखा है। ऐसा लगता है कि किसी कंपनी की कहानी बहुत अच्छी है। यह नए मार्केट्स में प्रवेश कर रहा है। नए उत्पादों की एक आशाजनक श्रृंखला लॉन्च की जा रही है। प्रतिस्पर्धा से बेहतर मार्जिन में सुधार हो रहा है। यह सब एक आकर्षक विकास कथा को जोड़ता है। जब क्वार्टरली इनकम रिपोर्ट सामने आती है तो सब कुछ और भी बेहतर दिखता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर और एक साल पहले की अवधि की तुलना में राजस्व और मुनाफा बढ़ा होता है। लेकिन स्टॉक में तुरंत गिरावट आ जाती है। वास्तव में इसमें काफी गिरावट आती है। इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है। कंपनी बढ़ रही है और संख्याएं बहुत अच्छी थी और एक बड़ी प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक को अपनी खरीद सूची में डाल लिया है। इस बिंदु पर आप यह विश्वास करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं कि मार्केट गलत है और आपको निवेश का एक वास्तविक अवसर मिल गया है। आप अपने आप से कहें कि यह स्टॉक पिछले महीनों की तुलना में सस्ता है और आपको वास्तव में शेयरों पर भार डालना चाहिए। क्यों नहीं? उत्तर विभेदक प्रकटीकरण पर आता है, जिसका इस संदर्भ में मतलब है कि आप नहीं जानते कि बड़े संस्थागत खिलाड़ी क्या जानते हैं। उस ज्ञान के अभाव में दूर रहना ही आपके लिए बुद्धिमानी होगा। विभेदक प्रकटीकरण शब्द का उपयोग फोरेंसिक लेखांकन में किया जाता है। संक्षेप में इसका मतलब है कि एक दस्तावेज में दी गई जानकारी, जैसे कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट
उसके कर रिटर्न में बताई गई जानकारी से भिन्न होती है या अन्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग फाइलिंग में। कहने की जरूरत नहीं है, यह एक खतरे का संकेत है जब कोई कंपनी शेयर धारकों से कुछ और कहती है और एसईसी से कुछ और। यहाँ लेखक विभेदक प्रकटीकरण की अवधारणा को दूसरे संदर्भ में लागू करते हैं। मान लीजिए कि XYZ कॉरपोरेशन की कमाई अभी सामने आई है। नतीजों ने अनुमानों को अच्छे अंतर से पीछे छोड़ दिया और फिर भी स्टॉक वर्षों में देखी गई सबसे बड़ी मात्रा में 15% गिर गया। जब ऐसा होता है तो इस स्टॉक को खरीदने का कोई संभावित तरीका नहीं है, भले ही यह लेखक की निगरानी सूची में शीर्ष नामों में से एक हो। स्पष्ट रूप से कंपनी ने जो रिपोर्ट की है और संस्थागत खिलाड़ी उन परिणामों को कैसे देखते हैं, उसके बीच कुछ अंतर प्रकटीकरण चल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं, संस्थाएं उस स्टॉक को डंप कर रही है। लेखक उन शेयरों में रहना चाहते हैं जिन्हें संस्थान खरीद रहे हैं, जो उन शेयरों को काफी ऊपर तक ले जाएगा। अब यह निश्चित रूप से संभावना के दायरे में है कि यह पुल बैक अंततः खरीदारी का एक अवसर चूक जाएगा। हालांकि इस बात की अधिक संभावना है कि कंपनी किसी परेशानी में पड़ गई है और जो एक चमकदार विकास कहानी थी वह काफी हद तक धूमिल हो गई है। हमें शायद बाद में ही पता चलेगा। व्यापारिक निर्णय अभी लिए जाते हैं। सफलतापूर्वक ट्रेड करने के लिए आप सोमवार की सुबह क्वार्टरबैक नहीं हो सकते हैं, जो इस तथ्य के बाद नाटकों को बुलाता है। जब आप जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ, आपको वास्तविक समय में अपने रिस्क का प्रबंधन करना होगा। फिलहाल आपको खुद से पूछना होगा, यदि कंपनी इतनी बढ़िया है, कहानी अद्भुत लगती है और कमाई और बिक्री मजबूत है, तो स्टॉक इतना नीचे क्यों जा रहा है? शेयर मार्केट में विश्वासियों के बिना कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए आपको कभी भी स्टोरी नहीं खरीदनी चाहिए और कीमत की पुष्टि के बिना कभी भी नंबर नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल अनावश्यक है। जब वहां ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके पास सभी सही मानदंड है अपने पैसों को संयोजित करने के लिए, न कि अपनी गलतियों के लिए, आपका लक्ष्य ऊपर जाते समय खरीदारी करना है, नीचे जाते समय नहीं। भले ही आपकी रणनीति में समर्थन स्तर पर खरीदारी करना या चलती औसत पर वापस आना शामिल हो, तब तक इंतजार करना बेहतर है जब तक कि स्टॉक में फिर से तेजी न आने लगे, बजाय इसके कि जब शेयर गिरावट में हो तो उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कोई स्टॉक कितने दूर तक गिरेगा। स्टॉक ट्रेडिंग के साथ बुनियादी बातें और कहानी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि संस्थागत निवेशक संख्याओं और कथा को कैसे समझते हैं। कहानियां आय रिपोर्ट और मूल्यांकन स्टॉक की कीमतों को नहीं बढ़ाते हैं, लोग करते हैं। इच्छुक खरीदार के बिना उच्चतम गुणवत्ता वाली कंपनियों के स्टॉक भी कागज के बेकार टुकड़े मात्र हैं। अपनी आंखों पर भरोसा करना सीखें, अपने कानों पर नहीं। यदि स्टॉक की कीमत एक्शन बुनियादी बातों की पुष्टि नहीं करती है तो दूर रहें। अब जब हमने देख लिया है कि निवेशक घाटे की भरपाई कैसे करते हैं, तो हम धन की भरपाई के अपने वास्तविक लक्ष्य को कैसे साकार कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह उद्देश्य आपके अनुशासन पर टिके रहने और अपनी रणनीति में सख्त ट्रेडिंग नियमों को लागू करने से पूरा होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह सीखना होगा कि वह कैसे किया जाए, जो अधिकांश निवेशक नहीं करते हैं। जब लेखक 20 साल की उम्र में थे तो उन्हें किताबें पढ़ना, ट्रेडिंग पर टेप सुनना और बातचीत करना पसंद था। उन्हें रोजर डॉसन को सुनना याद है, जो पावर नेगोशिएटिंग इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं। बातचीत के दौरान क्या महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने इस बात पर विचार करने का सुझाव दिया कि टेनिस मैच का परिणाम क्या निर्धारित करता है। नेट के पार गेंद की गति। जो खिलाड़ी गेंद को नेट के पार ले जाता है और उसे सबसे लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है, वह मैच जीत जाता है। यह बातचीत और ट्रेड के लिए एक सत्य है। आपको किस बात पर फोकस रहना चाहिए? आप पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पैसा कमाना एक सोची समझी योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का परिणाम है। परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से आप केवल प्रक्रिया से विचलित हो जाएंगे। वह कार्य जो आपको वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए करने की आवश्यकता है। बैटिंग करते समय
एक बेसबॉल खिलाड़ी को संपर्क बनाने के लिए गेंद पर ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता होती है। स्कोरबोर्ड की ओर देखने से उसका ध्यान मौजूदा महत्वपूर्ण कार्य से हट जाएगा। जब लेखक ने खुद से कहा, पैसों की चिंता करना और स्कोरबोर्ड के प्रति जुनूनी होना, तो मैं औसत दर्जे से एक शानदार कलाकार बन गया। मैं बस सबसे अच्छा व्यापारी बनने और नियमों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं। फिर पैसा आया। छोटी सफलता बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। मैं एक महान कार्य को पूरा करने की इच्छा रखता हूं, लेकिन छोटे छोटे कार्यों को इस तरह पूरा करना मेरा मुख्य कर्तव्य है जैसे कि वे महान हो। हेलन केलर। जीवन में बड़ी सफलता समय के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी सफलताओं की श्रृंखला का परिणाम है। स्टॉक ट्रेडिंग अलग नहीं है। यह ऑन ऑफ बिजनेस नहीं है। आपको सभी या कुछ भी नहीं का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल वृद्धि में आगे बढ़ सकते हैं। लेखक शायद ही कभी दोनों पैरों से शेयर मार्केट में कूदते हैं। वे आमतौर पर पायलट खरीद से शुरुआत करते हैं। पहले अपेक्षाकृत छोटी स्थिति शुरू करते हैं। यदि यह काम करना शुरू कर देता है तो वे ट्रेड में वृद्धि कर सकते हैं या कुछ और नाम जोड़ सकते हैं, और यदि उन्हें कई ट्रेडों में सफलता मिलती है तो वे अपने समग्र पोर्टफोलियो एक्सपोजर को बढ़ाएंगे और अधिक आक्रामक हो जाएंगे। यह वह तरीका है जिससे आप अपने आप को मुसीबत से दूर रखते हैं, और जब आप सही होते हैं तो मोटी कमाई करते हैं। पहली बार नकदी की स्थिति में मार्केट में प्रवेश करते समय आपको अपने ट्रेडिंग आकार और समग्र एक्सपोजर को तब तक नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक आप अपनी प्रारंभिक प्रतिबद्धताओं पर कुछ पकड़ हासिल नहीं कर लेते। अपने ट्रेड को बढ़ाने के बारे में लेखक एक बहुत ही सरल दर्शन देते हैं। यदि वे 25% या 50% निवेशित होने पर लाभदायक नहीं है तो वे अपना निवेश 75% या 100% तक क्यों बढ़ाएंगे या मार्जिन का उपयोग क्यों करेंगे। यह बिल्कुल विपरीत है। यदि चीजें योजना के अनुसार काम नहीं करती है तो वे अपने रिस्क को कम करने पर विचार करेंगे, या हो सकता है कि जो उनके पास वर्तमान में है उसे वे बरकरार रखें। सही ट्रेडिंग नियमों का पालन करके, और जब चीजें काम नहीं कर रही हों तो धीरे धीरे कम करके। जब आप सबसे खराब ट्रेडिंग कर रहे हों तो आप सबसे छोटी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। वह रिस्क को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यदि आप उस समय एक्सपोजर जोड़ते हैं जब चीजें काम नहीं कर रही है, तो जब आप अपने सबसे खराब दौर में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आप ट्रेड कर रहे होंगे या आकार बड़ा कर रहे होंगे, जो विनाशकारी हो सकता है। यह अनुशासन सिर्फ रक्षात्मक नहीं है। इस नियम का पालन करके जब ट्रेड चल रहा हो तो अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। जब आप अपने सर्वोत्तम स्तर पर ट्रेड कर रहे हों तो आप अपने बड़े पदों पर भी ट्रेड कर रहे होंगे। इस तरह आप सुपर परफॉर्मेंस हासिल करते हैं। नुकसान की भरपाई करने के बजाय आप धन की भरपाई करेंगे, लेकिन केवल तभी जब आपके पास नियमों का पालन करने का अनुशासन हो। बॉटम लाइन, यदि आपकी पोजीशन में घाटा दिख रहा है तो आपके ट्रेडिंग आकार को बढ़ाने का वास्तव में कोई बुद्धिमान कारण नहीं है। दूसरी ओर, जब चीजें काम कर रही हों तो मुनाफे का उपयोग रिस्क को वित्त पोषित करने और सफलता हासिल करने के लिए करें। यहाँ बताया गया है, लेखक आमतौर पर 1/4 स्थिति से शुरुआत करते हैं। प्रत्येक जीत के बाद वे अपनी स्थिति का आकार दोगुना कर लेते हैं। जब तक कि वे पूर्ण आकार की स्थिति का ट्रेड नहीं कर लेते, वे विनर्स को महत्व देते हैं और लूजर्स को पीछे छोड़ते हैं। यदि लेखक अपना रिस्क 2:1 पर रखते हैं तो वे उतनी ही बार सही हो सकते हैं जितनी बार वे गलत होते हैं, और किसी भी परेशानी में नहीं पड़ते। यदि वे लगातार 3 विनिंग वाले ट्रेडों को बढ़ा सकते हैं, 1/4, आधे और पूर्ण स्थिति पर जीतने से उन्हें 3 पूर्ण स्थिति और 1 आधी स्थिति को वित्त पोषित करने का अवसर मिलेगा। कभी भी असमंजस न रखें। जब आप पोकर खेलते हैं तो आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि आप कितना दांव लगाने या कॉल करने जा रहे हैं। इससे संबंध में पॉट में कितना है। अच्छे पोकर खिलाड़ी हमेशा अपने पैसे पर ऑड्स पाने की कोशिश करते हैं। क्या आप 50 जीतने के लिए 150 का रिस्क उठाएंगे? यदि आप बुद्धिमान नहीं हैं तो ऐसा ही करेंगे। आप $550 जीतने के लिए $150 का नुकसान उठाना अधिक पसंद करेंगे। यदि आपके जीतने की संभावना 50-50 है
तो आपको दांव लगाने को सही ठहराने के लिए अपने दांव पर 2:1 से बेहतर अंतर प्राप्त करने की आवश्यकता है। स्टॉक ट्रेडिंग अलग नहीं है, यह मानते हुए कि आपके ट्रेड में सफलता की 50-50 संभावना है। 20% बनाने के लिए 20% रिस्क लेने से समय के साथ केवल नुकसान ही होगा। आप ट्रेड में घाटे में रहेंगे, लेकिन व्यापारिक लागत में नुकसान होगा। मुख्य बात यह है कि हमेशा बाधाओं का सामना करना चाहिए। अपने रिस्क को अपने लाभ के एक अंश तक रखें और आप गणितीय लाभ का आनंद लेंगे, बढ़त प्राप्त करेंगे। दीर्घायु कुंजी है। अपनी पहली किताब में लेखक अपने पहले ही साल में बुधवार की रात बॉलिंग लीग में खेलते हुए 259 का स्कोर हासिल करने की कहानी बताई। उनका कहना यह था कि किसी को भी अल्पकालीन सफलता मिल सकती है, जैसा कि उन्हें उस रात मिली थी, लेकिन वे फिर भी उस स्कोर के करीब नहीं पहुंच पाए। संगीत पेशेवरों को शौकीनों से अलग करती है। आप बास्केटबॉल कोर्ट पर कदम रखने और 3-4 शॉट मारने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन माइकल जॉर्डन ने इसे लगातार और विश्वसनीय रूप से और दबाव में किया। ट्रेडिंग में आपका लक्ष्य एक ऐसी रणनीति को क्रियान्वित करना है जिस पर आप लगातार भरोसा कर सकें, यह जानते हुए कि किसी एक ट्रेड का परिणाम आपकी सफलता का निर्धारण नहीं करता है, बल्कि यह समय के साथ आपके सभी निर्णयों और ट्रेडों का सामूहिक परिणाम है। अनुशासन का लगातार प्रयोग दीर्घायु और पुनरावृत्ति की ओर ले जाता है। अच्छे आकार के लाभ को कभी भी हानि में न बदलने दें। एक बार जब कोई स्टॉक लेखक के खरीद मूल्य से अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है, तो वे लाभ सुरक्षा मोड में चले जाते हैं। कम से कम वे अपने ब्रेक इवन पॉइंट की रक्षा करते हैं। नियम यह है कि अच्छे आकार के लाभ को कभी भी हानि में न बदलने दें। मान लीजिए कि लेखक $50 पर एक स्टॉक खरीदते हैं और स्टॉक $65 तक बढ़ जाता है। फिर वे अपना स्टॉक कम से कम $50 पर ले जाएंगे। यदि स्टॉक में वृद्धि जारी रहती है, तो वे लाभ कम करने के लिए रास्ते में सभी या एक हिस्से को बेचने का अवसर तलाश करने शुरू कर देते हैं। यदि उन्हें ब्रेक इवन पर रोक दिया जाता है, तो उनके पास अभी भी उनकी पूंजी है। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी खोया नहीं। उनकी प्राथमिकताएं इस क्रम में है। नंबर 1, शुरुआती रोक के साथ खुद को बड़े नुकसान से बचाएं। नंबर 2, स्टॉक बढ़ने पर अपने मूलधन को सुरक्षित रखें। और नंबर 3, जब वे अच्छे लाभ पर पहुंच जाएं, तो अपने लाभ को सुरक्षित रखें। लेखक के पास कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं। कोई भी स्टॉक जो उनके स्टॉप लॉस के गुणक और उनके औसत लाभ से ऊपर बढ़ जाता है, उसे कभी भी हानि वाले कॉलम में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जब उनके स्वामित्व वाले स्टॉक की कीमत उनके रिस्क से 3 गुना बढ़ जाती है, तो वे लगभग हमेशा अपना स्टॉप अप बढ़ाते हैं, खासकर यदि वह संख्या उनके ऐतिहासिक औसत लाभ से ऊपर हो। यदि कोई स्टॉक उनके औसत लाभ से दुगना हो जाता है, तो वे हमेशा अपने स्टॉप को कम से कम ब्रेक इवन पर ले जाते हैं और ज्यादातर मामलों में वे अपने औसत लाभ के बराबर की स्थिति को रोक देते हैं। यह आपको नुकसान से बचाने और आपके मुनाफे और आपके आत्मविश्वास की रक्षा करने में मदद करेगा। किसी ऐसे ट्रेड पर ही ब्रेक लगाना बहुत अच्छा नहीं लगता है जो कभी लाभ में था, लेकिन यह उस समय की तुलना में बहुत बेहतर लगता है जब आप एक अच्छे आकार के लाभ को घाटे वाले ट्रेड में बदल देते हैं। सबसे उत्साहित करने वाले अनुभवों में से एक यह है कि आप अपने किसी स्टॉक को आसमान छूते और फिर गिरते हुए देखते हैं, अपना सारा लाभ वापस ले लेते हैं और फिर घाटे में बदल जाते हैं। याद रखें, आपका लक्ष्य अच्छा मुनाफा कमाना है, न कि निचले स्तर पर जाना या ऊंचे स्तर पर निकलना। आपको अपने स्टॉक रूम को उतार चढ़ाव के लिए देना होगा, लेकिन जब आपको अच्छी बढ़त हासिल हो जाए, तो आपको अपना स्टॉप अप बढ़ाना होगा और अपने मूलधन की रक्षा करनी होगी। निरंतर लाभ प्रदाता प्राप्त करने के लिए आपको अपने लाभ और अपने मूलधन की रक्षा करनी चाहिए। लेखक दोनों में कोई अंतर नहीं करते। एक बार जब वे लाभ कमा लेते हैं, तो वह पैसा उनका हो जाता है। कल का लाभ आज के मूलधन का हिस्सा है। शौकिया निवेशक अपने लाभ को अपने पैसे के बजाय मार्केट के पैसे की तरह मानते हैं और समय आने पर मार्केट उसे वापस ले लेता है। जब स्टॉक अच्छी मात्रा में ऊपर होता है, तो
तो लेखक अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर और अपने मुनाफे की रक्षा करके इससे बचते हैं। कभी कभी लेखक अपने मुनाफे का एक हिस्सा कम कर देते हैं और फिर बड़े लाभ के लिए बाकी को फ्री में रोल कर देते हैं। वे अपने स्टॉक की स्थिति को प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त जगह देते हैं, लेकिन वे कभी भी ऐसा स्टॉक नहीं रखना चाहते जो सही काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, वे निश्चित रूप से एक अच्छे लाभ को नुकसान में नहीं बदलने जा रहे हैं और वे कभी भी ऐसे स्टॉक को अधिक नहीं खरीदने जा रहे हैं जिससे अच्छे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। श्रव्य से बचें। फुटबॉल टीम 40 यार्ड लाइन पर है। जैसे ही आक्रामक लाइनमैन अपनी स्थिति लेते हैं, क्वार्टरबैक रक्षा में बदलाव को नोटिस करता है। वह अचानक नाटक चलाने के बारे में अपना मन बदल देता है। स्नैप से ठीक पहले वह चिल्लाकर अपराध का संकेत देता है। एक नया नाटक तुरंत क्रियान्वित हो जाता है। गेंद को तोड़ दिया जाता है, आक्रामक अपनी चाल चलता है और टीम को पहले डाउन के लिए 12 गज की बढ़त मिलती है। सही खिलाड़ियों और एक अनुभवी क्वार्टरबैक के साथ खेल में आखिरी मिनट में बदलाव, जिसे कॉलिंग ए ऑडिबल के रूप में जाना जाता है, फुटबॉल में अच्छा काम करता है। लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो आप स्टॉक ट्रेडिंग करते समय करना चाहते हैं, खासकर यदि आप शुरुआती हैं। यहां तक कि पेशेवरों को भी बहुत कम अपवादों को छोड़कर एक योजना पर काम करना चाहिए। ट्रेडिंग के मामले में मार्केट में अचानक बदलाव के कारण होने वाला कोई रणनीतिक या रक्षात्मक कदम शायद ही कभी सुना जाता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक ट्रेडर मौके पर ही निर्णय ले रहा है। जब पैसा, अहंकार और भावनाएं शामिल हो तो यह शायद ही कोई अच्छा कदम हो। आपने कितनी बार जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया है जिसके अच्छे परिणाम मिले हों? भले ही लेखक ने अपने वयस्क जीवन के अधिकांश भाग 33 साल और आगे तक पेशेवर रूप से ट्रेड किया है, वे हमेशा एक योजना के साथ चलने के नियम नंबर 1 की बुनियादी बातों से कभी नहीं भटकते। वे अपना होमवर्क पहले से कर लेते हैं। उन्हें ऐसे स्टॉक मिलते हैं जो उनकी रणनीति के मापदंडों को पूरा करते हैं। वे अपने प्रवेश बिंदु परिभाषित करते हैं। उन्हें पता है कि अगर वे गलत हैं तो वे कहां जा रहे हैं और उन्हें पता है कि उन्हें क्या देखने की जरूरत है। यह एक पूरी योजना है, क्रियान्वयन के लिए तैयार है। यही कारण है कि उनकी सफलता वर्षों से लगातार बनी हुई है। तैयारी के इस स्तर की तुलना कुछ स्टॉक खरीदने के लिए बिना सोचे समझे की गई प्रतिक्रिया से नहीं की जा सकती, सिर्फ इसलिए कि लेखक ने CNBC पर एक कंपनी के CEO के साथ एक साक्षात्कार सुना था या अचानक ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी। जब वे कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वे भाव शून्य रहना चाहते हैं, बिना सोचे समझे, जल्दी या तर्कहीन तरीके से कुछ करने का दबाव नहीं होता। जब उनका पैसा दांव पर है तो वे मार्केट में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वे अनुभव से जानते हैं कि श्रव्य को कॉल करना और तुरंत निर्णय लेना उन्हें बहुत परेशानी में डाल सकता है, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरा शोध नहीं किया है तो वे ऐसा नहीं करते। यहां तक कि जब किसी कंपनी के पास बहुत सकारात्मक, आश्चर्यजनक समाचार आता है, तब भी आप कभी नहीं जानते कि मार्केट कैसी प्रतिक्रिया देगा। हो सकता है कि उस खबर की कीमत पहले से ही तय की गई हो, या हो सकता है कि मार्केट कुछ और ही उम्मीद कर रहा हो। जब समाचार सामने आता है तो अस्थिरता बढ़ जाती है। व्यापक उतार चढ़ाव आपको ट्रेड के अंदर और बाहर कर सकता है। आपके भावुक होने की संभावना है, जो ट्रेड के साथ ठीक से मेल नहीं खाता है। अपनी योजना को क्रियान्वित करने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप ट्रेडिंग दिवस के मध्य में इसमें बदलाव करना शुरू करते हैं तो आपको यह तर्कसंगत बनाने का रिस्क होगा कि आपको अपने मूल ब्लूप्रिंट से क्यों विचलित होना चाहिए। वह परेशानी को आमंत्रित कर सकता है। जब आप ट्रेड से बाहर होते हैं, आपका दिमाग साफ होता है और आपकी भावनाएं शांत होती है। तब आप जो हुआ उसका गहन विश्लेषण कर सकते हैं। उन जानकारियों के आधार पर आप अपनी मौजूदा योजना में सुधार कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो एक नई योजना बना सकते हैं। क्या आपको आय रिपोर्ट ध्यान में रखनी चाहिए? दिन के कारोबार का एक लाभ यह है कि हर दिन के अंत में कारोबार स्थिर रहता है और रात भर कोई रिस्क नहीं उठाया जाता है।
जब आप इंट्राडे मूव से अधिक समय तक ट्रेड को स्विंग करते हैं तो आप स्टॉप बंद होने और अगले दिन फिर से खुलने के बीच कहीं न कहीं खबरें आने का रिस्क उठाते हैं। जब कमाई रिपोर्ट घोषित होने वाली होती है तो आप कीमत में अंतर के रिस्क के लिए तैयार हो जाते हैं। एक अच्छी रिपोर्ट किसी स्टॉक को उछाल दे सकती है, ठीक उसी तरह जैसे एक खराब रिपोर्ट के कारण कोई स्टॉक खराब हो सकता है और आपके प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही आपके स्टॉप से काफी नीचे गिर सकता है। कंपनियों को घंटों के बाद कमाई की रिपोर्ट करने की अनुमति क्यों दी जाती है, जबकि दिन के दौरान जब मार्केट खुला होता है? यह लेखक के तार्किक तर्क से परे है, लेकिन यह मौजूदा नियम है। लेखक का सामान्य थंब रूल यह है कि किसी बड़ी रिपोर्ट में जाने के लिए कभी भी बड़े पद पर न रहें जब तक कि उन्हें उचित लाभ न मिल जाए। यदि उन्हें किसी स्टॉक पर 10% का लाभ होता है तो वे आमतौर पर अधिकांश आय रिपोर्टों पर ध्यान देने को उचित ठहरा सकते हैं। हालांकि उन्हें कोई लाभ नहीं है या इससे भी बदतर वे घाटे में हैं, तो वे आमतौर पर उनके विरुद्ध 10 से 15% के अंतर की संभावना से बचने के लिए स्टॉक बेच देते हैं या अपनी स्थिति का आकार कम कर लेते हैं। भले ही आप कंपनी को कितनी भी अच्छी तरह से जानते हो, कमाई पर कंट्रोल रखना हमेशा एक मुश्किल काम होता है। उन्होंने देखा है कि स्टॉक कमाई के अनुमानों को काफी हद तक मात देते हैं और फिर भी खुले में पटक दिए जाते हैं। डाउन लाइन यह है कि जब आप कमाई पर ध्यान देते हैं तो इसमें कुछ हद तक भाग्य भी शामिल होता है। यदि आपके स्टॉक में अच्छा लाभ है तो आप कम से कम अपने मूलधन को सुरक्षित रख सकते हैं और कुछ जोखिम को कम कर सकते हैं। इसका आकार तदनुसार निर्धारित करें और किसी बड़ी रिपोर्ट में जाने में कभी भी बड़ा रिस्क न लें। अपने स्वयं के ढोलकिया की ओर मार्च करें। महान अमेरिकी लेखक दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो ने जब अपना क्लासिक वाल्डेन लिखा तो निश्चित रूप से वह ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहे थे, और फिर भी क्योंकि थोरो का ज्ञान सार्वभौमिक है, हम उनके सबसे प्रसिद्ध उपकरणों में से एक में स्टॉक निवेश के लिए एक सीधा आवेदन पा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने साथियों के साथ तालमेल नहीं रखता है तो शायद इसका कारण यह है कि वह एक अलग ड्रमर सुनता है। उसे उस संगीत की ओर कदम बढ़ाने दीजिए जिसे वह सुनता है, चाहे वह कितना भी मापा या दूर से सुना गया है। दूसरे शब्दों में, अपने स्वयं के ड्रमर की ओर मार्च करें। अक्सर ट्रेडर्स को अपनी रणनीति से भटकने के लिए मजबूर किया जाता है और इसलिए वे ट्रेड के बारे में गलत निर्णय लेते हैं क्योंकि वे बाहरी ताकतों के प्रभाव के आगे झुक जाते हैं। मार्केट प्रचार और अतिशयोक्ति से भरा है। टेलीविजन देखना, ट्रेडिंग कमेंट्री पढ़ना, इंटरनेट पर खोज करना और नवीनतम मार्केट पत्रों के साथ बने रहना आपको अन्य लोगों के बारे में समाचार से भर देगा। जब आपकी खुद की ट्रेडिंग की बात आती है तो कोई फंड मैनेजर क्या कर रहा है या आपके किसी मित्र ने कितने ट्रेड किए हैं, यह अप्रासंगिक है। हो सकता है कि आपका मित्र अच्छा काम कर रहा हो, पैसा कमा रहा हो, जबकि आप अभी भी अपनी योजना के अनुसार स्टॉक तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने दृष्टिकोण के बारे में दोबारा अनुमान लगाना चाहिए और समय से पहले कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप अधीर महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में कोई और क्या कर रहा है। जिन शेयरों को आप देख रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ट्रेड करते समय ऐसे कई विकर्षण होते हैं जो आपके निर्णय को धूमिल कर सकते हैं। आपका काम अपनी सोच को शुद्ध रखना और अपनी क्षमता के दायरे में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित रखना है। एक पेशेवर की पहचान इस दायरे के भीतर काम करना और बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज करना है। सफलतापूर्वक ट्रेड करने के लिए आपको अपने निर्णय स्वयं लेना सीखना होगा। आपको बातचीत से लेकर मार्केट में ध्यान भटकाने वाली सभी चीजों को बंद करना होगा। प्रमुख और तथ्यात्मक विशेषज्ञ जो मार्केट में वास्तव में ट्रेड करने की तुलना में चर्चा में अधिक समय व्यतीत करते हैं, आपकी सबसे अच्छी और सबसे शक्तिशाली प्रतिरक्षा एक रणनीति और नियम है जो आपके कार्यों को निर्देशित करती है, ताकि आप किसी विशेष स्टॉक के बारे में सुझावों और टिप्पणियों का पालन करने के लिए प्रलोभित न हो। क्या आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वही व्यक्ति जिसने खरीदने के लिए कहा था वही आपको बताएगा कि कब बेचना है?
अपने स्वयं के ढोल बजाने वाले के पास मार्च करने का मतलब है अपने आप को बाहरी प्रभावों से बचाना, जो अन्यथा आपको अपने अनुशासन से विचलित कर देगा। दिवंगत डॉक्टर वेन डायर के शब्दों में, दूसरों की अच्छी राय से स्वतंत्र रहें। यदि आप अपनी लय पर कायम नहीं रहते हैं तो जल्द ही आप पाएंगे कि आप अपनी रणनीति से बाहर हो गए हैं और भटक गए हैं। सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारक मार्केट ही है। आप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500, नैस्डैक 100 और बाकी सभी सूचकांकों को देखकर खुद को पागल कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि सूचकांक संख्या हरे हैं और 3 ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन शेयरों में आप ट्रेड कर रहे हैं वे आपके अपने नियमों और रणनीति के आधार पर खरीदने योग्य स्थिति में हैं। ऐसे कई हफ्ते और यहां तक कि महीने भी रहे हैं जब डाउ ऊपर था और फिर भी लेखक ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी निगरानी सूची के स्टॉक उनकी रणनीति के अनुसार स्थापित नहीं हुए थे। अन्य समय में पिछली बड़ी बढ़त को पचाने के बाद डाउ बगल में या नीचे भी था और लेखक ने इस दौरान कुछ बड़े लाभ भी कमाए। डाउ क्या करता है, क्या नहीं करता है, यह पृष्ठभूमि शोर से थोड़ा अधिक है। यह निश्चित रूप से उनकी ढोलक नहीं है। ट्रेड पर जबरदस्ती न करें। आपके पास अपनी निगरानी सूची है जिसमें आपके अगले संभावित ट्रेडों के लिए सर्वोत्तम संभावित उम्मीदवार शामिल हैं। मान लीजिए कि 1 या 2 आपके मानदंडों के अनुसार अच्छी तरह से स्थापित होते दिख रहे हैं। वे लगभग वहां हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, तो आप वैसे भी इसमें कूद पड़ते हैं क्योंकि आप अधीर हैं और आपको लगता है कि यह एक्शन करने के लिए काफी करीब है। बिल्कुल नहीं। लेखक के प्रमुख नियमों में से एक यह है कि कभी भी जबरदस्ती ट्रेड न करें। इसके बजाय मार्केट को अपने पास आने दें, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि स्टॉक आपकी रणनीति की मांग के मानदंडों को पूरा न कर ले। आपको यह पुष्टि करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है कि स्टॉक वास्तव में आपके द्वारा पहचाने गए प्रवेश बिंदु तक पहुंच जाएगा और आपकी रणनीति द्वारा निर्धारित तरीके से व्यवहार करेगा। कई बार लेखक ने देखा है कि कोई स्टॉक लगभग उनकी एंट्री पर पहुंच जाता है, फिर रिवर्स कोर्स करता है। अगर उन्होंने उस ट्रेड को समय से पहले मजबूत किया होता तो उन्हें लगभग तुरंत ही नुकसान के साथ रोक दिया जाता, जो पूरी तरह से अनावश्यक था। और यह सब इसलिए क्योंकि वे इंतजार नहीं कर सकते थे। यदि आपको किनारे पर रहना, अपने सेटअप की प्रतीक्षा करना कठिन लगता है, तो याद रखें कि यह एक्शन के बारे में नहीं है, यह पैसे के बारे में है। समस्या यह है कि कुछ करने की आपकी अपनी जरूरत ही आपकी योजना से भटकने का सबसे बड़ा प्रलोभन हो सकता है। आप खुद बताएं, मैं एक छोटा पद लूंगा। इस प्रकार की आत्मचर्चा आत्मभ्रम है जो आपकी रणनीति पर टिके रहने के बजाय दुष्ट बनने की बहुत बुरी आदत की ओर ले जाती है। बैठने की शक्ति विकसित करें। जैसे चीता झाड़ियों में सही परिस्थितियों में झपटने का इंतजार कर रहा है, आपको वह विकसित करना होगा जिसे लेखक बाहर बैठने की शक्ति कहते हैं। यह एक पेशेवर की एक और पहचान है। किसी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले परिस्थितियों के सही सेट के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की क्षमता। चीता भूखा हो सकता है, लेकिन फिर भी वह जानता है कि खाने के लिए उसे धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। चीता इतना चतुर है कि वह कम संभावना वाले शिकार पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता है। यदि आप अपने नियमों और अनुशासन को दरकिनार करते हैं तो आपके पास कोई रणनीति नहीं है। यदि आप जबरदस्ती ट्रेड करते हैं और परिणाम स्वरूप नुकसान उठाते हैं तो आप खुद को एक ऐसा गड्ढा खोदने के लिए लगा रहे हैं जिसे वापस समतल करने के लिए बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता होगी। अपने अनुशासन पर भरोसा रखें और बाहर बैठने की शक्ति विकसित करें। फिर जब समय सही हो, आप अपना कदम उठाते हैं। लगातार पैसा कमाने के लिए आपको अनुशासित रहना होगा। अपनी रणनीति और ट्रेडिंग नियमों का पालन करें जो आपको बिना किसी अन्य कारण के समय से पहले गलत समय और रिस्क भरे ट्रेडों में प्रवेश करने से रोकते हैं, सिवाय इसके कि आप सिर्फ मार्केट में रहना चाहते हैं। भाग्य वेगास के लिए है। यदि आप पासा पलटना चाहते हैं तो लास वेगास जाएं। वहां आपको पूरी किस्मत की जरूरत होगी जो आपको मिल सकती है। यदि आप मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो आपको हटाना होगा। जितना संभव हो
भाग्य कारक को हटाना होगा। कैसे? एक बार फिर अपना रिसर्च करें। जानिए कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है, और ट्रेड में प्रवेश करने से पहले हर परिणाम के लिए तैयार रहें। यदि आपको एक्शन पसंद है और आप केवल शॉर्ट लेने में रुचि रखते हैं तो आप मार्केट में भाग्यशाली हो सकते हैं। आप आकस्मिक समय में भी किसी चीज में फंस सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, बिना यह जाने कि आपने क्या किया, कैसे किया या क्यों किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा भाग्य कब तक रहेगा? आप किसी भी निरंतरता पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दृष्टिकोण का कोई वास्तविक आधार नहीं है। भाग्यशाली शॉर्ट के साथ बड़ी समस्या यह है कि यह बुरी आदतों को बढ़ावा देता है। आप स्वयं से कहें, यह आसान है। आप अनुमान होने या आपके द्वारा सुनी गई कुछ के अलावा किसी अन्य कारण से स्टॉक खरीदकर बड़ा रिस्क लेते हैं। यह अवसर पर काम भी कर सकता है। दुर्भाग्य से किसी न किसी बिंदु पर मार्केट में हर किसी को एक बुरी आदत के लिए पुरस्कृत किया जाता है। उस पल में आपको ऐसा लगता है जैसे आप हार नहीं सकते। यह मार्केट की मोहकता है। यह वीनस मक्खी के जाल की तरह है जो बहुत सुंदर दिखता है, और यदि आप अपनी सीट से उड़ते हैं तो यह आपको पूरी तरह से निगल जाता है। समय के साथ नियम भाग्य पर भारी पड़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भाग्यशाली शॉट पर कितना जीतते हैं। यह साध्य साधन को उचित नहीं ठहराता। यदि आप डार्ट बोर्ड पर पिन किए गए स्टॉक की सूची पर डार्ट फेंकते हैं और जिसे आपने चुना है उस पर आप 30 या 40% कमाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अच्छा निर्णय लिया है। आप निश्चित रूप से अपना भाग्यशाली लाभ अंततः वापस कर देंगे और आपका आसान पैसा केवल एक दूर की स्मृति बनकर रह जाएगा। इसके बजाय आप ऐसे पुरस्कार चाहते हैं जो एक सुसंगत और टिकाऊ दृष्टिकोण से आते हैं, जो अभी और भविष्य में परिणाम देंगे। एक रणनीति जो आपको जीवन भर भुगतान कर सकती है। भाग्य एक अल्पकालीन घटना है। लंबे समय में भाग्य हारे हुए लोगों के लिए होता है। विजेता तैयार हैं। आपके 5वीं कक्षा के शिक्षक सही थे। अपना होमवर्क करो हर रात। लेखक अगले दिन की ट्रेडिंग के लिए तैयारी करते हैं। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में उनके पास क्या है। उनकी योजना की तुलना में उनके स्टॉक कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कौन से नए कैंडिडेट्स की पहचान की है और क्या वे किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रवेश बिंदु के करीब हैं। यदि आप अपने पोर्टफोलियो में शीर्ष पर नहीं रहते हैं तो आप अपने आप को अनकहे रिस्क में डाल देंगे। ऐसे स्टॉक जो अचानक बुरी खबर के कारण कम हो जाते हैं या ऐसे स्टॉक जो कहीं नहीं जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेलीविजन पर चर्चा करने वाले लोग उनकी संभावनाओं पर कितनी चर्चा करते हैं या प्रचार करते हैं। लेखक कुछ ऐसे अच्छे उम्मीदवारों को मिस करना चाहेंगे जो इसमें शामिल नहीं है। उनके राडार या उन अवसरों को दरकिनार कर देते हैं जो पूर्ण तैयारी और योजना के बिना इंट्राडे में जाते हैं। इससे पहले कि लेखक अपनी मेहनत की कमाई लगाएं और रिस्क उठाएं, उन्हें सभी तथ्यों को जानना होगा। दूसरी ओर, मार्केट खुलने से पहले अपना होमवर्क अच्छी तरह से करने से उन्हें उन महान अवसरों को खोने से बचने में मदद मिलती है। उनका शोध पूरे मार्केट में जाल फैलाता है और उनके अनुशासित मानदंडों को पूरा करने वाले हजारों कैंडिडेट्स की खोज करता है। यदि स्टॉक उनके मानकों के अनुरूप नहीं है तो वे पास कर देते हैं। जब आप खराब प्रदर्शन बनाम अच्छे प्रदर्शन को देखते हैं, चाहे समान दृष्टिकोण वाले दो व्यक्तियों के बीच या दो अलग अलग समय सीमा के दौरान एक व्यक्ति के बीच, विभेदक कारण हमेशा अनुशासन और स्थिरता होती है। यह ट्रेड में उतना ही सच है जितना कि पेशेवर खेलों में। संगीत वाद्य यंत्र बजाने में या कंपनी शुरू करने में, ये समान वेरिएबल हमेशा महान कलाकार को औसत दर्जे के कलाकार से अलग करते हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वाला अनुशासन और निरंतरता का पालन करता है। जिस तरह सेना में एक ड्रिल सार्जेंट मानव संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए रंगरूटों को प्रशिक्षित करता है, यह अनुशासन और निरंतरता उन कारणों में से एक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाकू शक्ति है। दिनचर्या से कोई विचलन नहीं है। प्रशिक्षण, प्रदर्शन या अपेक्षा में
केवल एक बार असंगतता नहीं है। एक आर्मी प्राइवेट व्यक्ति एक दिन उठकर यह नहीं कहता, सर मैं आज थोड़ा थक गया हूं, मुझे लगता है कि मैं आज सुबह अपनी दौड़ पूरी कर लूंगा। नियम है अवधि। ये नियम सफलता के सिद्ध सूत्र का हिस्सा है, जिन्हें टाला या तोड़ा नहीं जा सकता। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपना स्वयं का ड्रिल सार्जेंट बने और निजी प्रथम श्रेणी स्टॉक ट्रेडर को अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रति सच्चा बनाए रखें। यदि आप लगातार सफलता चाहते हैं तो आपको लगातार अनुशासन लागू करना होगा। आपके पास एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अगर आप इस बुक को बिना एडवर्टाइजमेंट के पूरा सुनना चाहते हैं तो HindiAudiobook.com पर लॉगिन करें और इसका लाभ उठाएं।